हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज वो महान दिन आ गया जब हम 11th क्लास कॉमर्स में बही खाता और लेखा शास्त्र को अब पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कई दिनों से आपके लिए बताया था कि बहुत जल्द क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आज से क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए, माँ सरस्वती की कृपा, आप सभी स्टूडेंट चाहे किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, कहीं के भी हों, और आपके लिए हम ये दुआ करते हैं कि आने वाला जो समय है बहुत अच्छा रहे, हमारा जो साथ है आगे आने वाले समय में बरकरार इसी तरह से बना रहे। हम आपका पूर्ण रूप से जितना भी सहयोग हो सकेगा उतना सहयोग करेंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी ऐसी हम ट्रिक्स दें जिसके द्वारा आप खूब सफल हो और आप क्लास के टॉपर बने। जो आपके गुरुदेव पढ़ाएं, जहाँ जहाँ कॉलेजों में आप पढ़ें वहाँ आप अपना नाम रोशन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने जो विषय है उसके लिए। देखो 11th क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं और कुछ के रिजल्ट आना अभी बाकी हैं। सब लोग लग जाइए, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो हमारे चैनल पे आकर के असफल होगा। 100% वो सफल ही होंगे। तो जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो लग जाइए, क्योंकि जब तक और लोग एडमिशन कराएंगे, जब तक और लोग प्लानिंग करेंगे, जब तक और लोग पढ़ने की तैयारी करेंगे, तब तक हम लोग बहुत आगे निकल चलेंगे। ओके, तो आइए हम अपने जो मकसद है उसमें आगे बढ़ते हैं। और आज से पर डे आपके लिए मात्र 20 से 25 मिनट हमारे लिए देना है, इससे ज़्यादा अभी हमें नहीं चाहिए। और बाकी जैसे ही हमारा जो बैच है पूरा अच्छे से हो जाएगा, तभी हमारी जो स्पीड है एकदम 1.5 गुनी दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो आज हम पढ़ रहे हैं बही खाता एवं लेखा शास्त्र, जिसको आप क्या कहेंगे, अकाउंटेंसी कहेंगे। बही खाता एवं लेखा शास्त्र को कहीं पर भी बही खाता आपको लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा, बही खाते लिखा हुआ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि बही खाता और बही खाता खाते एक ही चीज़ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही हैं। लेकिन मोस्टली जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की जो बुक्स होगी उस पर बही खाते लिखा हुआ होगा, क्योंकि एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे खाते खोले जाते हैं, इसलिए वहां पर बही खाते होगा, कंफ्यूज ना हो। और हमारे चैनल पे ये छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए इसी तरह से दी जाती रहेंगी। लिखने का एक तरीका समझो, देखो आपने देखा होगा कि मैं कहीं कहीं पर, जैसे ये है बड़ा शाह जहां बनता है, वहां ऊपर कहीं पर भी मैं लाइन नहीं खींचता हूं। ये क्या होती हैं, ये लिखने की अपनी अपनी ट्रिक होती है। ये छोटी छोटी ट्रिक ही हमें दूसरों से आगे ले जाती हैं। ठीक है, तो जो विषय है हमारा बही खाता एवं लेखा शास्त्र, उसका जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा, कोई भी आपके पास में बुक हुई उसमें लिखा होगा विषय प्रवेश, जिसके लिए इंग्लिश में हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत से लोग इसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण है इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इसको मैं बता दूं, आपको हिंदी के साथ इंग्लिश धीरे धीरे सीखना शुरू कर देना है, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स होंगे सब हम लोग इंग्लिश में इसी तरह से सीख जाएंगे। अब बात करते हैं हम विषय प्रवेश की। देखो हम कर रहे हैं अब विषय और प्रवेश। क्या होता है विषय प्रवेश, यानी जिस विषय को हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें अब यहां से आपको कॉमन सेंस लगाना हम शुरू कराएंगे। ठीक है, विषय प्रवेश में कुछ पता चल रहा है कि हमको क्या पढ़ना है, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक जो विषय है वो सब कुछ आपको धीरे धीरे निकाल करके देता रहेगा। ठीक, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में क्या पढ़ रहे हैं, बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता एवं लेखा शास्त्र को क्या कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी का अगर हम प्रवेश करेंगे अकाउंटेंसी में, तो प्रवेश करेंगे कहां से, अरे कहीं ना कहीं पर क्या चीज, लिखने से प्रवेश करेंगे। किससे करेंगे, लिखने से। तो लिखोगे किसमें, पुस्तकों में। देखो पहले क्या है, पहले टोटल पुस्तकें ही चलती थी, लेकिन अब पुस्तकों के साथ में क्या आ गया, कंप्यूटर। ठीक है, तो या तो हम पुस्तकों में लिखेंगे या लिखेंगे हम क्या, कंप्यूटर। तो यहां से कॉमन सेंस निकालो कि हम पहले बात करेंगे किसकी, पुस्तकों की। ठीक है, तो यहां से विषय प्रवेश आप समझ जाइए कि हम बात करेंगे अब किसकी, व्यापार में कौन कौन सी पुस्तकें हमारी रखी जाती हैं। और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये किसी भी बुक में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये लिख करके रख लो।
क्यों? क्योंकि जितना भी आप, अगर किसी के पास में बुक हो तो आप देख लेना, जितना भी मैटर छापा है उसमें बहुत कुछ हिडन है। जैसे मैंने बताया ना कि कॉमर्स क्या है, ये अच्छे अच्छे बच्चों को पता नहीं होता क्योंकि कहीं पर स्पेशली रूप से लिखा ही नहीं है। लेकिन जब आप रिसर्च करने जाओगे, जब आप बड़े स्तर पर जब पढ़ाई करोगे तो वहां पर पता चलता है, और तब तक हमारा बहुत जो टाइम है वो बीत चुका होता है। ओके, तो हम बात करेंगे अब पुस्तकों की, ठीक है। यानी पुस्तकों की बात करने से पहले हमारा जो पहला टॉपिक पहले चैप्टर का निकल के आता है वो निकल के आता है पुस्तपालन, ओके, एवं क्या, लेखाकर्म, लेखाकर्म, ठीक है। पुस्तपालन एवं लेखाकर्म, ये दो चीजें हमारे किस में हैं, विषय प्रवेश में हैं। अब पुस्तपालन को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, और हमेशा इनके बीच में डैश लगा हुआ होता है, ठीक है। ये क्यों लगा होता है, जो जोड़े होते जैसे माता पिता, दिन रात, ठीक उसी प्रकार से बुक और कीपिंग के बीच में डैश लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हमें लिखना होगा क्या, अर्थ, क्या होता है अर्थ, ठीक है। तो पुस्तपालन का अर्थ आपको 100% लिखने के लिए जरूर आएगा। कैसे करके लिखोगे, देखो, पुस्तपालन को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं, जैसा सुन रहे हो। बाकी हाँ, पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर 9719811101 ये रहेगा। और साथ में जो लोग ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, कल से मैं आपको बता दूं 2-3 दिनों से कम 250-300 लोगों के जो है ये मैसेज आ चुके हैं ग्रुप में जोड़ने के लिए। कुछ को जोड़ा भी जा चुका है, कुछ लोग अभी रह गए हों, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको धीरे धीरे जोड़ दिया जाएगा। बस आप अपनी बारी का इंतजार करते रहिएगा, ठीक है। जो शुरू में लोग हैं उन्हीं को हम जोड़ पाएंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में, ठीक है। हमारे पास में मेमोरी ही कम पड़ जाएगी जो हम ऐड कर पाएंगे। तो अभी मौका है, आप लोग जुड़ जाइए, इस पे नाम एड्रेस सेंड करके हम आपको जोड़ देंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अर्थ की। तो पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो तो बहुत ईजी होंगे ये, लेकिन अगर आप सुन रहे हो तो जैसे सुन रहे हो वैसा ही आपको आप लिखना है। कैसे करके लिखोगे, पुस्तपालन को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं, और बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर के बना है, बुक प्लस कीपिंग। यानी बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर के बना है, बुक प्लस कीपिंग, जहां पर बुक से आशय उन किताबों से है, उन बहियों से है जो व्यापार में हो रहे लेन देनों को लिखने के लिए रखी जाती हैं। और कीपिंग से आशय, रखने से ही नहीं है, कीपिंग से आशय किसी अलमारी में सजा करके नहीं रखना, बल्कि अकाउंटिंग के या लेखांकन के जो नियम हैं उनके अनुसार व्यापार में पुस्तकों को रखना क्या कहलाता है, पुस्तपालन कहलाता है। अब आपका पुस्तपालन मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। किस तरह से लिखोगे एग्जाम में कि पुस्तपालन को अंग्रेजी में बुक कीपिंग कहते हैं, और बुक कीपिंग दो शब्दों से मिलकर करना है, बुक प्लस कीपिंग। बुक से आशय उन किताबों से, यानी बुक्स नहीं लिख सकते हैं, बुक लिखा हुआ सिर्फ है, ठीक है। यानी बुक से आशय उन पुस्तकों से, उन बहियों से है जो व्यापार में रखी जाती हैं। और कीपिंग से आशय यहां पर अलमारी में सजाकर या किसी मेज पे सजाकर, किसी दराज में सजाकर रखने से नहीं है, बल्कि व्यापार में नियमानुसार जो लेखांकन करने हेतु जरूरी पुस्तकें रखी जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पुस्तपालन या बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका अर्थ क्लियर हो गया, ओके। अब यहां पर पुस्तपालन का अर्थ और अच्छे से मैं समझा दूं। देखो बेटा, क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन सुबह से लेकर के शाम तक होते रहते हैं, और जितने भी लेन देन होते रहते हैं, अब आपने देखा है कि व्यापार का जो मालिक है, मुखिया है, वो तो कहीं और बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि अब व्यापार का रूप बदल चुका है। जब जब आप मार्केट में जाते हो, आप व्यापार को देखते हो, तो आपने देखा होगा कि जितने भी व्यापारी हैं वो अधिकांश कर्मचारियों से काम करा रहे हैं, और वहां पर क्या होता है, कैमरा लगा करके और घर पर बैठ करके वो वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं कि कितने कस्टमर आए, कितने गए। क्यों, जितना लेन देन हो रहा है सब कंप्यूटर से बिल कट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको याद रखना तो बहुत मुश्किल है। जब वो उनको याद रखना मुश्किल है तो क्या है कि उनको कहीं ना कहीं लिखना तो पड़ेगा ही कि कौन से सीरियल नंबर पे कौन आया, कितने बजे आया, कितना उसने रुपए का सामान खरीदा, क्या क्या खरीदा। और जब ये कंप्यूटर से बिल कटते हैं या जो हमारी पुस्तकें हैं उनमें सब लेखांकन होता है, तो गड़बड़ होने की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो इन सारे उद्देश्यों से, यानी व्यापार के सफल संचालन के लिए जो लेन देन हो रहे हैं उनको विधिवत तरीके से लिखने के लिए व्यापार में जो पुस्तकें रखी जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं। जो बाद में आपने सुना, ये सारा अगर जोड़ दोगे तो लगभग एक पेज आपका 100% भर जाएगा, ओके। तो यहां पर
पुस्त पालन बिल्कुल अब लगभग क्लियर हो चुका है। और संजीव सर तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक तुम्हारे दिमाग में कठिन से कठिन टॉपिक हो सेट नहीं कर देते हैं। तो पुस्त पालन तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, जिनका ना हुआ और रिपीट करके देख लो। अब पुस्त पालन के बाद हम बात करते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे करके लिखोगे। अरे यार ये बेकार मिटा दिया, पुस्त पालन, ठीक है, एवं लेखा कर्म। अब हम लिखेंगे पुस्त पालन की परिभाषा, और एक परिभाषा आप याद करोगे, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दो दो तीन तीन जो परिभाषाएं हैं वो याद करने में लगे रहते हैं, और बाद में क्या होता है, कोई भी परिभाषा उनके लिए एग्जाम में लिखते समय याद नहीं रहती। परिभाषा के बारे में हम बता दें कि किसी ने अगर कोई बात कही है उसमें एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं करना, सेम वैसी की वैसी ही करना है, ठीक है। और हम जो परिभाषा लिखवाते हैं हमारे जो नोट्स में मिलेगी इतनी इजी होगी। पहली बात तो घास चरने वाली बकरी का नाम सुना है तो बस बिक्री महोदय की हम परिभाषा याद रखते, इससे कभी नहीं भूलोगे उनकी परिभाषा कितनी सरल है। परिभाषा लिखी कैसे जाती है, डबल इन्वर्टेड कामास में शुरू करोगे और बिक्री जी ने जो बात कही है उसी को आप लिखोगे, और एक लाइन की उनकी परिभाषा है पुस्त पालन की, बहुत ही सरल है। देखो क्या कही उन्होंने, बुक कीपिंग बहनीव है, बुक कीपिंग वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है। और डबल इन्वर्टेड कामा यहां पर बंद कर दोगे। देखो कितनी छोटी परिभाषा है, बुक कीपिंग, यहां पर डैश लगा देंगे, बुक कीपिंग, कीपिंग पर अंक की बिंदी लगेगी। बुक कीपिंग वह नींव है जिस पर वर्तमान व्यापार का ढांचा ठहरा हुआ है, और यह बात कही है, यहां लिखोगे बी जी बिक्री, ठीक है, इन्होंने कही है ये बात, ठीक। इस तरह से एक परिभाषा आप इसी को याद कर लेना, छोटी भी है अच्छी भी है। तो इस तरह से अर्थ हुआ, परिभाषा हुई। अब इसके बाद में बुक कीपिंग में पुस्तकें कौन कौन सी रखी जाती हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि पुस्त पालन में आपने सुन लिया कि पुस्तकों को पालना है, यानी पुस्तकों को व्यापार में रखना है। परिभाषा में यह क्लियर हो गया कि बिक्री ने परिभाषा में क्या बात कही। अब वो चीज निकल के आती है जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। लेखा कर्म की हम बात कम करेंगे वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हेडिंग डालोगे पुस्त पालन में रखी जाने वाली पुस्तकें, ठीक है। पुस्त पालन में रखी जाने वाली पुस्तकें, ये आपको कहीं पर भी एक स्थान पर लिखी हुई नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये कंटेंट जो है प्राइवेट कंटेंट है, ठीक। कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं समझेंगे। देखो बेटा 10 पुस्तकें रखी जाती हैं, पहले तो इनका 10 नाम ही याद, वो संख्या याद रखोगे। कितनी पुस्तकें रखी जाती हैं? 10 पुस्तकें रखी जाती हैं। देखो मैं जिस क्रम से लिखना उस क्रम से लिखना, बहुत ईजी आपको याद हो जाएंगे। देखो पहले नंबर पे लिखेंगे क्रय पुस्तक। जब हम व्यापार करेंगे तो सबसे पहले माल खरीदेंगे, इसलिए कौन सी? क्रय पुस्तक। दूसरे नंबर पे हम जब माल खरीद के लाएंगे तो कुछ खराब भी हो सकता है, तो उसको वापस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रय वापसी पुस्तक, ठीक। 2 हुई। तीसरे नंबर पे जो खरीद के ला रहे हैं वो बेचेंगे तो कौन सी पुस्तक? विक्रय पुस्तक। अच्छा, जो हमें वापस करके जाएंगे तो हम वापसी करेंगे उनकी, विक्रय वापसी और पुस्तक। 5वें नंबर पे देखो क्या होता है कि जब हम बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, तो यहां पर निकल के आएगी कौन सी? रोकड़ पुस्तक। कठिन लग रहा है? क्रय पुस्तक, क्रय वापसी पुस्तक, विक्रय पुस्तक, विक्रय वापसी पुस्तक। भाई कमेंट जरूर किया करो, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कोई भी कमेंट कर लिख दोगे कि अच्छी लग रही है वीडियो या खराब लग रही है या सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हो या आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो क्या होता है, हमें भी ताकत मिलती है, ओके। क्योंकि हम देखते हैं कि हाँ कौन बच्चा हमारा कहाँ से कमेंट कर रहा है, ठीक है। उसको उसका माइंड में जो भी आए वो लिख दिया करो। हम सबके कमेंट पढ़ते जरूर हैं और दिल से लाइक जरूर करते हैं, ओके। तो 5वीं हो गई रोकड़ पुस्तक। भाई यहां तक तो खरीदा बेची और नगद रुपया आ गया।
अब क्या व्यापार में उधार नहीं होता है? होता है। तो उधार जब होता है तो दो पुस्तकें होंगी भाई, उधार हम खरीद भी सकते हैं और उधार बेच भी सकते हैं। तो एक तो होगी प्राप्त बिल पुस्तक। ये प्राप्त बिल पुस्तक कौन सी होती है? जिन लोगों को हम उधार माल बेचेंगे वो पैसा नहीं देंगे, दस्तखत करके हमें एक कागज दे देंगे जो प्रूफ है इस बात का कि हाँ हमने इन्हें माल बेचा। तो वो हमारी कौन सी में आती है? प्राप्त बिल पुस्तक में। और अगली आती है दे बिल पुस्तक। दे बिल का पुस्तक का मतलब है जिन लोगों को हमें पेमेंट देना है तो दे बिल, लेना है तो प्राप्त बिल। ठीक है, प्राप्त बिल का मतलब प्राप्त होने वाला, दे बिल का मतलब जिन बिलों को हमें देना है, दूसरे को पेमेंट देना है। 7 पुस्तकें अगर टफ लगी हो तो हमें बता देना कमेंट में। ठीक है, अब बात ये आती है कि बेटा ये लेन देन के साथ में हमको जर्नल एंट्री करनी होती है बिजनेस में। तो 8वें नंबर पे आ जाएगी आपकी कौन सी? जर्नल पुस्तक। ठीक है, कौन सी पुस्तक? जर्नल पुस्तक। और 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे 2 पुस्तकें आपको और याद रखनी है। एक रखनी है आपको खुदरा रोकड़ पुस्तक। खुदरा रोकड़ पुस्तक। बच्चे हंसते बहुत थे इसको सुन के, बोले इसका नाम कैसा है? ठीक है, इसको पेटी कैश बुक कहते हैं। खुदरा रोकड़ पुस्तक भी बताएंगे ये क्या चीज होती है। ठीक है, जर्नल पुस्तक। और एक होती है रफ पुस्तक। ठीक, अब 10 के बारे में समझ लो, चैप्टर में बहुत बड़ा पार्ट आपका तैयार हो जाएगा। और जब भी पुस्तपालन और लेखाकर्म के बारे में लिखने के लिए आए, पुस्तपालन की किताबें अगर आपने लिख दी तो ये मैटर कोई भी आपके क्लास का स्टूडेंट लिख नहीं पाएगा। ना मानो तो अगर पढ़ने जाओ, अगर वो हमारे चैनल पे नहीं होगा तो मोस्टली उसको ये जानकारी मिली नहीं होगी कहीं से। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये सच है। ठीक है, क्योंकि किसी बुक में ये शुरू में दी हुई नहीं है। जो लोग रिसर्चेज करते हैं, पीएचडी करते हैं, वहां पर ये चीजें मिलती हैं जाकर के। तो देखो, पुस्तपालन में रखी जाने वाली पुस्तकें, जितना माल खरीद करके लाएंगे वो कहाँ? क्रय पुस्तक में लिखा जाता है। जितना खरीद के लाएंगे उसमें कोई कमी बड़ी है वो वापस करेंगे तो वो हमारा क्रय वापसी पुस्तक में जाएगा। जितना हम माल बेच देंगे वो किस में आएगा? विक्रय पुस्तक में आएगा। और विक्रय पुस्तक से जितना माल हमारे लिए आएगा, यानी हमारे जैसे आप कस्टमर हो, पूरी कॉमर्स को पढ़ते समय अपने आप को आप व्यापारी मानेंगे तो कॉमर्स आपको सरल लगेगी। आप जितना माल खरीद करके ले गए, मैं व्यापारी हूं, आप मेरे कस्टमर, जितना माल खरीद करके ले गए, 2-1 के माल में कहीं कमी आई तो उसने हमें वापस किया तो वो लिखा जाएगा कहाँ? विक्रय वापसी पुस्तक। आप देख रहे हैं ये सब क्यों पुस्तकें अलग अलग रखी जा रही हैं? किसी पुस्तक में कटिंग ना हो। जितना खरीदा वो यहाँ और वापस करेंगे तो वो यहाँ नहीं काटा जाएगा, ना कम किया जाएगा, वो यहाँ दिखाया जाएगा। उससे क्या होता है? किसी में कटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पता चले गड़बड़ सड़बड़ सब करने वाले जो लोग हैं वो कटिंग कर करके तो मार काट पीट कर देंगे, पोत डालेंगे पूरा, तो ऐसा नहीं होगा। रोकड़ पुस्तक, जितना रुपया आ रहा है, जितने समस्त नगद भुगतान, ये बहुविकल्पीय में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि रोकड़ पुस्तक में क्या लिखा जाता है? समस्त नगद प्राप्तियां एवं भुगतान दोनों लिखे जाते हैं रोकड़ पुस्तक में। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। कहीं सोचो आने वाला पैसा लिखा जाता है, ये गलती बहुत ज़्यादा बच्चों से होती है। ये ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर शुरू से अभी तक सुनते चलोगे वैसे ही परफेक्ट हो जाओगे, घबराने की जरूरत नहीं। प्राप्त बिल पुस्तक में जो हमें पैसा प्राप्त होना है लेकिन वो पैसा ना मिल करके हमें बिल मिला है, इसलिए प्राप्त बिल। और सेम उल्टा, जिनका पेमेंट हमें देना है, हम दे नहीं पाए हैं, तो उनका जो एक बिल है वो हमारे पास है। तो ये प्राप्त बिल और देय बिल मैं बताऊं 2 प्रतियों में बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय में खूब पूछा जाता है। ठीक है, बात आती है जर्नल पुस्तक, इसको हम मुख्य जर्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य जर्नल। ठीक है, मुख्य जर्नल पुस्तक। ठीक, कहीं जर्नल पुस्तक या मुख्य जर्नल पुस्तक बात एक ही है। खुदरा रोकड़ पुस्तक किसे कहते हैं भैया? खुदरा रोकड़ पुस्तक जो होती है रोकड़ पुस्तक से अलग होती है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, बिजनेस में जितना क्रय विक्रय रुपया आ रहा जा रहा है वो सब यहाँ लिखा जाता है, लेकिन व्यापार में सुबह से लेकर के शाम तक कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो दिन में कम से कम 100 बार होते हैं। कभी राम आ गए, उन्हें चाय पिलाई, कभी श्याम आ गए, उन्हें चाय पिलाई, कभी रहीम आ गए, उनके लिए हमने जो है चाय पिला दी, और कभी कोई छोटा बच्चा आ गया उसे हमने गिफ्ट दे दिया। तो ऐसी छोटी छोटी अमाउंट, कभी कोई भिखारी आ गया उसे दान दे दिया। क्या हर चीज़ रोकड़ पुस्तक में? तब तो ये भर जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन क्या होता है, व्यापार के दैनिक खर्च जो छोटे छोटे रुपए में होते रहते हैं,
कभी कोई सामग्री मंगानी पड़ गई, कभी कहीं पर कोई खर्च हो गया, तो वो सब खुदरा रोकड़ पुस्तक में करे जाते हैं। आप समझ गए होंगे सारे को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी सुबह से लेकर के शाम तक जो छोटी छोटी धनराशि जितनी व्यय होती चली गई, उसको सब हम खुदरा रोकड़ पुस्तक में दर्शाते हैं, और खुदरा रोकड़ पुस्तक के उस दिन का जो टोटल है एक बार में ही शाम को रोकड़ पुस्तक में लिख देते हैं कि भैया आज इतने खर्च हो गए। इससे क्या होता है, जो रोकड़ पुस्तक है बिल्कुल कैसी बनती, साफ बनती है जाकर के। तो ये रही हमारी खुदरा रोकड़ पुस्तक। रफ पुस्तक किसे कहते हैं? रफ पुस्तक आपको बताएं कौन सी होती है। देखो, आप बिजनेस करोगे तो आपको चालाकियां भी तो सीखनी है। कॉमर्स पढ़ने का मतलब घर में बैठना तो है नहीं। आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या होता है, जो दुकानदार होते हैं एक दूसरे के सब लेन देन चलते रहते हैं। पता चला कि मान लीजिएगा कि आपकी दुकान पे कोई व्यक्ति आया और आने के बाद में उसने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें मान लीजिएगा कि कोई एक अच्छा सा कोई बॉक्स चाहिए, ठीक है, पेन बॉक्स चाहिए। अब पता चला आपने अपनी दुकान में जितने थे सब दिखा दिए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक। अब वो जाने वाला है, तब आप कहते हो रुको जरा गोदाम से और मंगा लें। तुम कहते हो कि बेटा एक्स बाई जेड या जिसका भी नाम लेकर के जाओ जरा गोदाम से निकाल लाओ, तो अब वो गोदाम में नहीं जाता है, वो जाता है अपने पड़ोस वाली दुकान से, पड़ोस वाली जहां लेन देन चलता है वहां से, और उनके यहाँ से 5 बॉक्स उठा लाता है। कहता भैया इनमें से कोई लोगे, उनमें से अगर आपको कोई पसंद आ जाता है तो आपको बेच देते, क्योंकि रेट सबको पता होते हैं, ठीक है, और बाकी वो 4 वापस ले आते हैं। ऐसा आपके यहाँ से भी होता, वो भी आते हैं और ले जाते हैं। तो आपस में लेन देन क्लियर रहे, उसके लिए जैसे ही दूसरे की दुकान से 5 लाओगे तो आप लिख दोगे कि 5 दुकान से किसी के आए, ठीक। एक बिक गया तो 4 क्या करोगे, रिटर्न करोगे। रिटर्न कर दिए तो तुरंत ये कट मार दिया, ठीक। ऐसे ही आपकी दुकान से कोई ले गया, मान लीजिए 5 पीस ले गया, तो आपने तुरंत लिख दिया कि मान लीजिएगा कि गौरव जी को हमने 5 दिए, ठीक है, या अनामिका जी को हमने 5 दिए, और वो 5 वापस नहीं लाई शाम तक, और पता चला तुम्हारे यहाँ कस्टमर खुद ही बहुत ज़्यादा है, तो तुम कहे भूल, तो तुम्हारा नुकसान हो जाता, क्यों वो भी भूल गए तुम भी भूल गए। लेकिन जब लिखा हुआ होगा तो तुम तुरंत कह दोगे अरे भाई तुम्हारे यहाँ 5 बॉक्स गए, तो उन्हें भी याद आ जाएगा। इसलिए इस काम के काम में आती है कौन सी पुस्तक, रफ पुस्तक। ओके, यानी ये रफ पुस्तक वह पुस्तक होती है जिसमें रफली लेन देन सब लिखे जाते हैं, जब तक वो नहीं हो रहे हैं तब तक, ठीक है। तो इस तरह की पुस्तक को हम कौन सी पुस्तक कहते हैं, रफ पुस्तक कहते हैं। या जोड़ना घटाना जहां पर होता रहता है, यानी एक ऐसी कॉपी की जरूरत होती है, ऐसी बुक की जरूरत होती है जिस पे हम रफली लेन देन भी लिख सकें। ये सब व्यापार को सहयोग करने वाली पुस्तकें होती हैं। तो उम्मीद है कि व्यापार में कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाती हैं आज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो गाइज हम आपको यहाँ पर बता दें कि आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे, कल हम आपको पुस्त पालन की विशेषताएं और लेखा कर्म की विशेषताएं, लेखा कर्म का अर्थ और पुस्त पालन एवं लेखा कर्म में अंतर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कल लेखा कर्म के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे, और यहाँ से कल एक हम क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका कमेंट्स में आपको जवाब देना होगा, ओके। या हम एक टॉपिक और आज पढ़ा देते हैं, यानी लेखा कर्म पुस्त पालन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, थोड़ा और निपटा देते हैं आज। देखो यहाँ पर अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा पुस्त पालन की विशेषताएं। देखो कोई भी टॉपिक पूछे तो आपके लिए लिखना खूब है, लिखने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, और लिखोगे कब, जब आप ध्यान से सुनोगे, जब आप पूरी वीडियो को देखे हुए होगे तो आपके पास में मैटर पर्याप्त होगा। देखो पुस्त पालन की विशेषताएं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, अभी आपने जो बातें सुनी उसमें देखो पहली बात तो थी नंबर 1 व्यापार में पुस्तकें रखना, ठीक है, विशेषता थी नहीं थी। दूसरा व्यापार के लिए उपयोगी, बताओ जब पुस्तकें रखोगे तो वो व्यापार के लिए उपयोगी हैं या नहीं है, हैं। नंबर 3 नियमों का प्रयोग, ठीक, या नियमानुसार पुस्तकें रखना। ऐसी तरह से आप हेडिंगें बनाते हुए चले जाओगे और 7-8 हेडिंगें बना दोगे, बस आपका काम हो जाएगा। नंबर 4 मौद्रिक, हाँ कतई देसी भाषा में पढ़ाना है, रुपए पैसे से होने वाले
लेन देनों का लेखा। यानी पुस्तपालन में अगली जो विशेषता है वो ये है कि भैया जो रुपए पैसे में लेन देन होंगे उन्हीं का लेखा किया जाता है। ठीक है, जो बिना रुपए पैसे के लेन देन होते हैं उनका लेखा नहीं किया जाता। जैसे श्याम ने कही कि भैया ऐसा 10,000 रुपए का माल हमें भेज देना, ऑर्डर दे दिया, रुपए एक नहीं दिया, तो हम उसका लेखांकन नहीं करेंगे। कल को वो कह देगा अरे रहने दो मत भेजो, तो फिर कहा क्या फायदा हुआ। तो ये विशेषता होती है कि जो लेन देन होते हैं वो रुपए पैसे में अगर हो रहे हैं तो लेखा होगा, अन्यथा उनका लेखा नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर 5वें नंबर पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पुस्तपालन कला व विज्ञान दोनों होना। ये कभी कभी अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पष्ट करो पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों है। ये क्यों है? कला क्या है? किसी काम को सरलता से करना, एक विशेष ढंग से करना क्या कहलाता है? कला कहलाता है। कहते नहीं उसकी बेवकूफ़ बनाने की कला बहुत अच्छी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी कार्य को किस ढंग से किया जाए जिससे वैसा ही परिणाम मिले जैसा हम चाहते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? कला कहलाती है। किसी काम को करने की तकनीकी, किसी काम को करने का विशेष तरीका, किसी काम को करने का ढंग क्या कहलाता है? कला कहलाता है। तो पुस्तपालन में एक विशेष नियमानुसार, एक विशेष तरीके से 10 पुस्तकें रखी जाती हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पुस्तकें रखी जाती हैं, अभी आपने देखा कि हर पुस्तक का मतलब दूसरा था, उसमें निश्चित नियमों का प्रयोग होता है। क्रय का लेखा विक्रय में नहीं कर सकते, क्रय वापसी का लेखा विक्रय वापसी में नहीं कर सकते, विक्रय वापसी का क्रय में नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह से ये विज्ञान भी और कला भी है। तो पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों है, ये दिमाग में सेट कर लो। ठीक, बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि पुस्तपालन कला है विज्ञान है, दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो हमेशा टिक करना कि कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, अगला है 6ठे नंबर पे निश्चित उद्देश्य। उद्देश्य का होना, यानी जो पुस्तपालन रखा जाता है, पुस्तपालन किया जाता है, उसका एक निश्चित उद्देश्य भी होता है। क्या निश्चित उद्देश्य होता है? कि जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको व्यवस्थित ढंग से और सही जगह पर लिखा जाए। शाम को जब कैश मिलाया जाए तो उतने ही गल्ले में रुपए निकलना चाहिए, उतने ही हमारी तिजोरी में पैसे निकलना चाहिए जितनी पुस्तकें बता रही हैं। तो ये क्या है? हमारा एक उद्देश्य है। और अगला 7वें नंबर पे निश्चित प्रणाली। निश्चित प्रणाली, प्रणाली कहते हैं तरीका के लिए, यानी इसमें जो पुस्तकें रखी जाती हैं वो भी निश्चित हैं, ना कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मनमानी नहीं कर सकते। क्यों? अब नियमानुसार जब ऑडिट होता, ऑडिट कहते हैं जांच पड़ताल के लिए, आगे पढ़ोगे बहुत विस्तार से, तो उसमें इन पुस्तकों को देखा जाता है कि इनमें सही से लेखांकन है या नहीं है। डे बाय डे क्लोजिंग होती है इनकी। ठीक है, और इसके बाद में 8वें नंबर पे लोच का गुण। लोच का गुण का मतलब होता है कि पुस्तपालन, लोच का मतलब होता है घटना बढ़ना। व्यापार बढ़ता चला जाएगा तो ये पुस्तकें मोटी होती चली जाएंगी, व्यापार अगर छोटा होता चला जाएगा तो पुस्तकें पतली होती चली जाएंगी। यानी आवश्यकता अनुसार बढ़ा लो, आवश्यकता अनुसार घटा लो। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? लोच का गुण कहते हैं। ये मतलब 8 विशेषताएं हमारी ऐसी हैं जो आपको याद हो गई होंगी। ओके, कुछ कमी रह गई होगी तो इनके बीच में क्या लिखा जाएगा इन हेडिंगों के अंदर, वो भाई नोट्स से ही मिलेगा, जो PDF नोट्स हैं। ओके, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जो लिखना, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इस तरह से डेली आपको ये शाम को एक वीडियो मिलेगी। कुछ दिनों बाद टाइम सेट हो जाएगा, अभी क्योंकि BCom के भी क्लासेस हैं, BBA के भी क्लासेस हैं, MCom के भी क्लासेस हैं। ठीक है, और साथ में फिर आपका भी स्टार्ट किया है, तो नया चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।